अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हुसैन मुमताज़ ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि पीपीएससी इम्तियाज़ शाहिद के जो पास पेपर्स होते हैं उनको इस्तेमाल करते हुए हम अपनी तैयारी को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं और एक एमसीक्यू से हम डिफरेंट एंगल्स को किसी भी टॉपिक के कैसे कवर कर सकते हैं। तो आज वो टेक्निक किसी वीडियो के अंदर हम सीखेंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। आइए देखते हैं कि जी, जब हमारे पास कोई भी पास्ट पेपर आता है तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, उससे मैक्सिमम बेनिफिट कैसे लिया जा सकता है। लेट्स सपोज आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ लॉन्गेस्ट रिवर इन द नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो कौन सा है। तो सबसे पहले आपके पास कहता है मिसूरी रिवर, मिसिसिपी रिवर, कोलोराडो रिवर एंड मैकेंजी रिवर। तो सबसे पहले इस एमसीक्यूज़ को पढ़ने से मेरे दिमाग में जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि ये नॉर्थ अमेरिका है क्या चीज़। तो मैं देखता हूँ कि नॉर्थ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, जो कि दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट्स पाए जाते हैं, उनमें से एक नॉर्थ अमेरिका है। और इसके अंदर इसको याद करने का तरीका ये है कि मैं कहता हूँ कि इसमें कनाडा, मेक्सिको और यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये इसके मेजर कंट्रीज़ हैं जो नॉर्थ अमेरिका की पहचान है। ठीक है, और ज़्यादातर जो एरिया कवर्ड है नॉर्थ अमेरिका का वो इन्हीं 3 कंट्रीज़ से कवर्ड है। अब मेरा एक एक्सपेक्ट कवर हो गया। सेकंड आता हूँ कि लॉन्गेस्ट रिवर। तो लॉन्गेस्ट रिवर जो है हमारे पास वो मिसूरी रिवर है। अब क्या ज़रूरी तो नहीं है कि वो नेक्स्ट टाइम आपसे यही पूछे, एमसीक्यूज़ एज इट इज़ रिपीट कर दे। हो सकता है कि वो आपसे इसकी लेंथ के बारे में पूछ ले, तो आपको इसकी लेंथ पता होनी चाहिए। मिसूरी रिवर जो होता है इसकी लेंथ आपके पास होती है ऑलमोस्ट 3767 किलोमीटर। आपने इसकी लेंथ फाइंड कर ली। अच्छा, अब लॉन्गेस्ट रिवर की बात आ गई तो सेकंड लॉन्गेस्ट का भी पूछ सकता है। तो सेकंड लॉन्गेस्ट जो है वो आपके पास मिसिसिपी रिवर होता है। अब दो चीज़ों का आपको पता चल गया। तीसरी बात जो यहाँ से आती है कि हो सकता है कि वो यहाँ के रिवर सिस्टम के बारे में आपसे पूछ ले कि सबसे लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम कौन सा है। तो मिसिसिपी मिसूरी सिस्टम जो है, इन दोनों को जब आप इकट्ठा कर देते हैं, मिसिसिपी और मिसूरी रिवर सिस्टम को, तो ये आपके पास लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम बन जाता है। अब हमने एक ही एमसीक्यू से कितने सारे एस्पेक्ट को कवर कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं कि विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट regulates the cross border trade and movement of the endangered animals and plants। अच्छा जी, अब वो कहता है कि कौन सा ऐसा इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ है जो तिजारत के लिए और जो इंडेंजर्ड एनिमल्स या प्लांट्स की स्पीशीज़ हैं उनको क्रॉस बॉर्डर, एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर ले जाने के लिए एग्रीमेंट हुआ है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आता है, क्योटो प्रोटोकॉल आता है, साइट्स आता है, बेसल कन्वेंशन आता है। तो इसका राइट आंसर जी साइट्स है। अब ये साइट्स क्या है, अब इसकी थोड़ी सी हम हिस्ट्री को स्टडी करेंगे, यहाँ से कोई फैक्ट्स निकालेंगे। कैसे देखें, साइट्स जो होता है वो आपके पास एब्रीवेशन है, कन्वेंशन और इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड फ्यूना एंड फ्लोरा, ये इसका कंप्लीट नेम है। इस तरह आप अपने पास रजिस्टर के ऊपर लिखेंगे इसका फैक्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आपको ये चेक करना है कि ये साइन कब हुआ था। तो ये 1973 में साइन हुआ। ठीक है, ये साइन कब हुआ, 1973 में। और इसको इन्फोर्स, एक होता है साइन होना, एक होता है इन्फोर्स, लागू हो जाना। तो वो लागू कब होता है, तो ये 1975 के अंदर लागू होता है। ठीक है, अब ये 2-3 चीज़ें पता चल गई। उसके अलावा आपके पास यहाँ से जो मज़ीद आप इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो कि आपके पास ये 3 चीज़ें नहीं आई, लाइक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या था, बेसल कन्वेंशन क्या था और क्योटो प्रोटोकॉल क्या था। तो आप इसको भी स्टडी कर लें साथ में। अच्छा, अब मैं जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लिखता हूँ तो मैं इसकी हेडिंग दूंगा अपने रजिस्टर पे। अब ये सारा काम मैं यहाँ पे तो नहीं लिख सकता क्योंकि जगह कम है। तो मैं क्या करूँगा, एक रजिस्टर अपना लूँगा और उसके अंदर मैं पॉइंटर से या मार्कर से हेडिंग दूंगा और उसके बाद उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखना स्टार्ट कर दूँगा। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की मैं हेडिंग देता हूँ। मैं देखता हूँ कि सबसे पहले जी ये साइन कब हुआ था, तो ये 1987 के अंदर साइन हुआ। मैंने 1987 साइन लिखा, साइन का वर्क लिखा और उसके बाद मैंने आगे लिख दिया 1987। उसके बाद मैंने ये देखा कि बेसिकली इसका एम क्या था। तो इसका एम था कि जो ओजोन लेयर है डिप्लीट हो रही है। ओजोन लेयर बेसिकली, अब सवाल एक और निकल आता है यहाँ से कि ओजोन लेयर क्या है। बेसिकली ये वो लेयर होती है एटमॉस्फेयर के अंदर जो सूरज से आने वाली ख़तरनाक इंफ्रारेड रेडिएशंस को डायरेक्ट ज़मीन पे आने से रोकती है और ये उनको अब्जॉर्ब कर लेती है। अब ओजोन लेयर की जो है बेसिकली, अब इससे रिलेटेड एक अलग सी थ्योरी बन जाती है। अब यहाँ से एक और टॉपिक आपका कवर हो जाएगा कि ओजोन लेयर जो होती है इसके अंदर कुछ ओजोन गैसेस होती हैं, लाइक मीथेन सबसे ज़्यादा मेजर गैस है जो क्या करती है, ग्लोबल वार्मिंग का वजह बनती है।
अब ग्रीन हाउस इफेक्ट भी यहाँ से निकल आता है, ग्लोबल वार्मिंग भी यहाँ से निकल आता है। जब आप इसको इन डिटेल कवर करेंगे तो एक एमसीक्यू से आपका तकरीबन 10 से 12 एमसीक्यूज़, 10 से 12 टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। तो जब आप 100 नंबर का 100 एमसीक्यूज़ का एक पेपर सॉल्व करते हैं तो वो आप खाली 100 एमसीक्यूज़ नहीं सॉल्व कर रहे होते, उस टाइम कम से कम भी आपके 1000 के करीब एमसीक्यूज़ तैयार हो जाते हैं, अगर आप इसी तरीके से करें जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ। इस पर आपको टाइम तो थोड़ा सा लगेगा, लेकिन जब आप 10 पेपर कर चुके होंगे तो 11वां पेपर जब आप करने बैठेंगे आपको चीज़ें पानी की तरह आना स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा, उससे पहले कि आप जब इस पेपर्स को सॉल्व करें तो उससे पहले कुछ पोर्शंस होते हैं जिनको ऑलरेडी आपको थोड़ा सा तैयार करना पड़ता है, लाइक नोट्स से। मिसाल के तौर पर आपके पास पाक स्टडीज़ है, पाक स्टडीज़ को आपको हिस्ट्री का पता होना चाहिए कि 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक 712 से 1857 तक है, जिसमें आपके पास मोहम्मद बिन कासिम से स्टार्ट होती है और मुगलिया दौर के ज़वाल के ऊपर ख़त्म हो जाती है हिस्ट्री। फिर 1857 जंग आज़ादी आती है, जंग आज़ादी से लेकर 1947 तक पाकिस्तान के बनने तक की हिस्ट्री है। उसके अंदर डिफरेंट तकरीबन कोई 40 से ज़्यादा उसके अंदर इवेंट्स आ जाते हैं, जो एग्जामिनर का फेवरेट स्पॉट है जहाँ से वो क्वेश्चंस पूछता है। उसके बाद फिर 1947 से लेकर कम अज़ कम भी 2024 या 25 तक आपसे डिफरेंट इंपॉर्टेंट इवेंट्स, डिफरेंट इकोनॉमी से रिलेटेड, डिफरेंट आपके पास जंगों से रिलेटेड, डिफरेंट मार्शल लॉ से रिलेटेड, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस बनते हैं, डिफरेंट एंगल्स हैं उसके पास। तो ये सारी उसी हिस्ट्री में आ जाता है। अब आपके पास क्या होना चाहिए कि जब आप अगर तो नए हैं तो फिर तो आपको सबसे पहले तो इसी के थ्रू सहारा लेना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से जो रिफाइंड वे है वो ये है कि पहले आप उन नोट्स को प्रिपेयर करें। ठीक है, 10 दिन लगें आपके, 12 दिन लगें, लेकिन आप उन नोट्स को प्रिपेयर करें। जब आपके वो नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे ना, आपके पास एक बैकग्राउंड नॉलेज होगा, और जब फिर आप एमसीक्यूज़ करने के लिए बैठेंगे तो कुछ चीज़ें आपको आती होंगी, कुछ चीज़ें आप उसको सर्च आउट करके अपने पास नोट करेंगे तो वो भी आपकी रिफाइन होकर तैयार हो जाएंगी। इस तरीके से आपकी तैयारी मजबूत होगी। अदरवाइज़ रट्टे लगाते रहें, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। उसमें से अगर मिसाल के तौर पर किसी ने आपको 1000 एमसीक्यूज़ दे भी दिए तो क्या होगा, 1000 में से 10 एमसीक्यूज़ आ जाएंगे, 20 आ जाएंगे, मैक्सिमम 30 आ जाएंगे। हद मार के अन्नी मच गई है तो 40 आ जाएंगे, लेकिन 40 वाले के आपका मेरिट तो नहीं बनता। मेरिट में तो वही आता है जिसने तैयारी की होती है, और तैयारी करने का तरीका जो मैं बता रहा हूँ वो यही है। आप कहीं पे भी चले जाएंगे, पास पेपर को सॉल्व करने का जो तरीका आपको बताया जाएगा वो यही बताया जाएगा। लोग बस इस चीज़ के पैसे लेते हैं, मैं विदाउट एनी फ़ी आपको बता रहा हूँ। सो मोंटेरल प्रोटोकॉल जो था आपके पास, ये एक ओजोन लेयर से रिलेटेड था कि जी ओजोन लेयर जो है ना वो ख़त्म होती जा रही है आसमान के ऊपर, या आप कह लो कि आपके एटमॉस्फेयर के अंदर। तो इसको जो है ना डिप्लीट होने से, कम होने से हमने बचाना है। तो उसके लिए एग्रीमेंट होता है जिसका नाम मोंटेरल प्रोटोकॉल रखा गया। अब मोंटेरल जो है वो बेसिकली कनाडा का एक शहर है जहाँ पे ये एग्रीमेंट हुआ था, तो इस वजह से इस निस्बत से इसका नाम मोंटेरल प्रोटोकॉल रख दिया गया। ठीक है, और ये जो बेसिकली ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, यहाँ से भी एक एमसीक्यू बन सकता है कि जी क्यों हो रही है, तो वो कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो होते हैं CFCs, उनकी वजह से हो रही है। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आता है क्योटो प्रोटोकॉल। अब क्योटो प्रोटोकॉल क्या है जी, आपके पास क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो आपके पास 1997 के अंदर क्लाइमेट चेंज से ही रिलेटेड एक एग्रीमेंट होता है। अब क्योटो प्रोटोकॉल की जब मैं बात कर रहा हूँ तो उसके बाद फिर मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ भी आऊँगा, जिसमें आपके पास कॉप, COP, कॉप। जो कॉप है ये बेसिकली क्या थी, ये आपके पास एक मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो UN का फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज के ऊपर तय करती है कि जी किस तरह की क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज़, क्लाइमेट चेंज को डील करने के लिए किस तरह की पॉलिसीज़ जो है वो बनाई जाएंगी। तो लास्ट जो आपके पास कॉप का सेशन हुआ है वो आपके पास COP 30 हुआ है, और वो ब्राज़ील बेलीम के अंदर, उसके शहर बेलीम के अंदर हुआ है। अब देखो यहाँ से एक और इन्फॉर्मेशन आपके पास निकल आई। अच्छा, यहाँ से फिर एक और चीज़ है, पेरिस एग्रीमेंट आ जाता है, जो कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर ही हुआ। 2015 के अंदर पेरिस एग्रीमेंट होता है कि हम जो है ओवरऑल दुनिया का जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको 1.5 तक लाने की कोशिश करेंगे, और 2% यानी कि 2 डिग्री टेम्परेचर राइज जो हर साल होता है उसको कोशिश करेंगे उससे नीचे की तरफ रखें इसको। ये आपके पास पेरिस एग्रीमेंट था। अब इसी तरह अगर आप आ जाते क्योटो प्रोटोकॉल की हम बात कर रहे थे, तो ये जापान के शहर क्योटो के अंदर अडॉप्ट किया जाता है कि जी हमने क्या करना है, जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं, जैसे कि कार्बन्स हैं, आपके पास कार्बन एमिशन है, गाड़ियों का फ्यूल से बहुत ज़्यादा गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जो ग्लोबल टेम्परेचर में राइज़ की वजह बन रही हैं, तो उसको हमने क्या करना है, कंट्रोल करना है। ठीक है, तो ये क्योटो प्रोटोकॉल इससे रिलेटेड था कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की को कंट्रोल किया जाए। 2005 के अंदर होता है ये एग्रीमेंट। इसी तरह फिर आपके पास बैसल कन्वेंशन है। अब बैसल कन्वेंशन क्या है जी, आपके पास बेसिकली बैसल कन्वेंशन जो था ये 1989 के अंदर होता है एक एग्रीमेंट, 1989 में। ठीक है,
स्विट्ज़रलैंड के शहर बैसल के अंदर होता है, ठीक है। और इसको इन्फोर्स किया जाता है 1992 के अंदर। अब ये पर्पस क्या था इसका, जो हैज़ार्डियस वेस्ट होते हैं और उनका डिस्पोजल होता है, उसकी जो ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट होती है, यानी कि आपके पास मतलब ये कि जब आपके पास जो हार्मफुल वेस्ट होता है उसको एक कंट्री से दूसरे कंट्री ले जाया जाता है, तो उसके ऊपर भी एक एग्रीमेंट हुआ कि उसको ले जाने की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, उसका वेव फॉरवर्ड क्या होगा, उसका तरीकाकार क्या होगा। इस सब के ऊपर एक पॉलिसी बनाई गई बैसल स्विट्ज़रलैंड के अंदर, ठीक है। और उसको डिस्पोज ऑफ कैसे करना है ताकि वो माहौल के अंदर आलूदगी ना फैलाए, उस चीज़ को कैसे बचना है, ये सारा बैसल कन्वेंशन के अंदर आया। 1992 में इसको इन्फोर्स किया गया, 1989 में ये बनता है। अब ये वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं कुछ डिफरेंट सेक्शंस को जो है ना वो कवर करूँगा जो आपके एग्ज़ाम के अंदर आते हैं, ठीक है। अब ये बेसिकली ये जो आपके पास थे, ये जनरल नॉलेज का सेक्शन आ गया। अच्छा जी, इसी तरह वो आपसे कह सकता है कि जी बताएं ऑथर ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। अब आपके जहन में आना चाहिए यार ये डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस क्या है। बेसिकली ये आपके पास एक आप कह लें कि ड्राफ्ट था जो अमेरिका की आज़ादी का बाइस बनता है। अमेरिका जो है वो 4 जुलाई 1776 यानी 1776 को आज़ाद होता है ब्रिटेन से, ब्रिटिश एम्पायर से। ये पहले उसकी कॉलोनी थी और इसकी 13 रियासतें थीं, 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ थीं जो इंडिपेंडेंट होती हैं 4 जुलाई 1776 को ग्रेट ब्रिटेन से। तो थॉमस जेफरसन जो था, ये वो बंदा था जिसने इसको ड्राफ्ट किया था और इसके लिए 5 बंदों की कमेटी बनी थी, ठीक है, जिसके अंदर मकसद था कि लोगों को लाइफ, लिबर्टी और परसुएट ऑफ हैप्पीनेस यानी कि खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने का हक जो था वो देना था। ये डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है। तो इसको हम फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस के नाम से भी जानते हैं। तो ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री थी। अब इसके अंदर 5 लोगों का मैंने बात की कि 5 लोगों की कमेटी थी जिन्होंने क्या कहते हैं इसको इसके ड्राफ्ट को तैयार किया था। और उन लोगों के अंदर आपसे उनके नाम भी पूछे जा सकते हैं, जैसे बहुत फेमस है बेंजामिन फ्रैंकलिन, जॉन एडम्स, ठीक है, और रॉजर शेरमैन एंड रॉबर्ट आर लिविंगटन, ठीक है। अब जॉन एडम्स का नाम भी यहाँ पे आ गया, लेकिन थॉमस जेफरसन जो था वो मेन ऑथर था, तो इस वजह से हमने उसी को क्लिक करना है, लेकिन बाकी के नाम भी हमें पता चल गए। तो अब देखें ये एक तरीक़ाकार होता है कि आपने किस तरह किसी भी चीज़ को प्रिपेयर करना है। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं, लाइक आपके पास रेवोल्यूशन से रिलेटेड उसने दे दिया कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट कहाँ पे होता है, कब होता है। देखें जी, ग्लोरियस रेवोल्यूशन जो है वो 1688 के अंदर तैयार होता है, ठीक है। रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि बेसिकली एक दफ़ा मुकम्मल तौर पर निज़ाम बदल जाए, एक सडन चेंज आए, एक मेजर चेंज आए, जिसकी वजह से गवर्नमेंट या पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर वो एक चेंज उसको पूरे के पूरे गवर्नमेंट या पॉलिटिकल सिस्टम को बदल कर रख दे। तो ग्लोरियस रेवोल्यूशन जो था वो इंग्लैंड के अंदर आता है और 1688 के अंदर आता है, जिसमें किंग जेम्स सेकंड जो था उसकी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया जाता है, यानी कि ख़त्म कर दिया जाता है। और विलियम थ्री एंड मैरी सेकंड जो है वो बादशाह बनते हैं नए, और जेम्स सेकंड जो है वो भाग जाता है फ्रांस। सो इस तरह जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी और पार्लियामेंट की पावर थी, इन दोनों को स्ट्रेंथन किया जाता है। मोनार्की का मतलब ये होता है कि वहाँ पे ना एक सिंगल बादशाह होता है, उसकी हुकूमत होती है। अब इंग्लैंड के अंदर जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब ये है कि बराए नाम आपके पास मोनार्की मौजूद है, वहाँ पे बादशाह मौजूद होगा, लेकिन उसके पास पावर्स नहीं है। पावर्स किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास है। तो ये था जी ग्लोरियस रेवोल्यूशन, जो कि 1688 में आता है और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स थे। फिर इसी तरह 7 ईयर वॉर है जो कि एंडेड होती है, वो पूछता है 7 ईयर वॉर जो है जी ये 1763 के अंदर एंड होती है, 1756 में ये स्टार्ट हुई थी, ठीक है। अब ये थी क्या? सबसे पहले तो ब्रिटेन और फ्रांस के दरमियान जो राइवलरी थी वो 7 साल के करीब तकरीबन रहती है, जो 1756 से स्टार्ट होती है, 1763 में जाकर ख़त्म हो जाती है। सो इस तरह ब्रिटेन जो है वो एक डोमिनेंट कॉलोनियल पावर के तौर पर जो है वो दुनिया के अंदर इमर्ज होता है इस वॉर के नतीजे के अंदर। तो यहाँ पे आपके पास इससे रिलेटेड भी कुछ फैक्ट्स आ गए, आपको उसका बैकग्राउंड भी पता चल गया। खाली रट्टा लगाते अगर तो आपको भूल जाती डेट, अब भूलेगा नहीं आपको। इसी तरह मैंने पीस एग्रीमेंट, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, जो कि 30 ईयर वॉर को एंड करती है, साइन कब हुई। अब जब आपसे ये स्टेटमेंट पढ़ते हो कि पीस एग्रीमेंट, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया को हम बाद में जाते हैं, पहले हम देखते हैं कि जिस चीज़ के लिए ये साइन हुआ था
वो चीज़ क्या थी? वो 30 ईयर वॉर थी। अब 30 ईयर वॉर क्या थी, इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी आपको पता हो। लाइक 30 ईयर वॉर जो थी वो 1618 के अंदर स्टार्ट होती है, ठीक है, 1618 के अंदर, और 1648 यानी कि 48 के अंदर जाकर ख़त्म होती है। तो ऑलमोस्ट आपके पास 30 साल बनते हैं, इसीलिए इसका नाम 30 ईयर वॉर पड़ा। अब ये बेसिकली लड़ कौन रहे थे? तो ये एक यूरोपियन वॉर थी जिसमें रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट था। आपके पास क्रिश्चियंस के दो ग्रुप थे, एक को प्रोटेस्टेंट्स कहा जाता था और एक को कैथोलिक्स कहा जाता था। ये आपस में ही लड़ रहे थे, ठीक है। बेसिकली अब ये जो प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स थे, इनके दरमियान लड़ाई किस चीज़ की थी? लड़ तो चलो ये रहे थे, यूरोप के अंदर ये लड़ाई चल रही थी जिसके अंदर आपके पास फ्रांस, स्वीडन, स्पेन, डेनमार्क, ये कंट्रीज़ आपस में इन्वॉल्व हुए हुए थे और इस लड़ाई को लड़ रहे थे। अब बेसिकली मोटिव क्या था इसके पीछे? तो ये जंग थी बेसिकली अथॉरिटी की। वो कहते थे कि जो आपके पास कैथोलिक्स हैं वो कहते थे कि जो पॉप होता है इनका सबसे बड़ा जो सरबराह है वो सुप्रीम है, जबकि प्रोटेस्टेंट्स जो थे वो कहते थे कि नहीं, बाइबल जो है वो सबसे ज़्यादा आला है। तो इस चीज़ के पीछे जंग चल रही थी। और जो बेसिकली पॉप था वो पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर भी इंटरवीन करता था, मुदाखलत करता था, जो बेसिकली प्रोटेस्टेंट्स को जो है वो समझ नहीं आती। अब ये प्रोटेस्टेंट्स कौन थे? तो 16th सेंचुरी के अंदर मार्टिन लूथर किंग के नाम से एक बंदा था जो बड़ा फेमस था, जिसने आज़ादी के ऊपर एक स्पीच दी थी और आज तक वो हमारी किताबों के अंदर पढ़ाई जाती है। तो ये वही बेसिकली एक प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन चली थी 16th सेंचुरी के अंदर, और वहाँ से ये आपके पास जो लड़ाई है वो शुरू होती है और एक्सट्रीम पकड़ती है 1618 के अंदर आकर और 1648 में एंड होती है। और इसका नतीजा ये होता है कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हो जाती है जो कि 1648 के अंदर साइन होती है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह हमने एमसीक्यू को लेकर चलना है और हमने उससे इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है। इसी तरह पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर है, अब जैसे नेहरू रिपोर्ट है वो सबमिट होती है, कब होती है सबमिट? अब नेहरू रिपोर्ट का बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो चलो मैं आपको बता देता हूँ कि नेहरू रिपोर्ट सबमिट होती है 1928 के अंदर। लेकिन क्यों नेहरू रिपोर्ट बनाई गई? असल में ये नेहरू रिपोर्ट थी क्या? देखें, साइमन कमीशन आता है 1927 के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, जो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करने के लिए आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है ना बेहतरी लेकर आई जाए। अच्छा, अब वो जो कमीशन था उसके अंदर कोई इंडियन मेंबर जो है ना वो इंक्लूड नहीं किया जाता। तो इसके ऊपर जो है वो इंडियन लीडर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अपोज करते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल जो है वो तैयार करेंगे, जिसका चेयरमैन होता है मोतीलाल नेहरू। और इसके अंदर जो है वो इंडिया का डोमिनियन स्टेटस जो है वो प्रपोज करते हैं और अगस्त 1928 के अंदर जो है ये रिपोर्ट पेश कर दी जाती है, ठीक है। अब ये इसका बैकग्राउंड था, इस तरह आपने इसको प्रिपेयर करना है। अब ये डोमिनियन स्टेटस, मैंने एक टर्म यूज़ की, डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? इसका सिंपल मतलब ये है कि मुल्क जो है ना, जैसे इंडिया था, उसके अंदर इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए और उनके पास ख़ुद सेल्फ गवर्नमेंट की जो अख्तियारात हैं उनको वो प्रोवाइडेड होने चाहिए। लेकिन ये मुल्क जो है वो ब्रिटिश एम्पायर के अंडर रहेगा और इसकी जो बादशाह है वो ब्रिटिश एम्पायर का ही मोनार्क जो भी होगा वो इसका बादशाह कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे बेसिकली डोमिनियन स्टेटस में यहाँ पे लोगों इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, लोगों की मर्ज़ी से गवर्नमेंट आएगी और उसको सेल्फ गवर्नमेंट का रूल होगा, यानी कि वो जो लोग सिलेक्ट होकर आएंगे वही मुल्क के मामला को चलाएंगे। अब इस तरह के जो ममालिक थे लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये भी डोमिनियन स्टेटस के साथ ब्रिटिश एम्पायर में ही रहे थे। तो ये बेसिकली रिपोर्ट पेश की गई थी और इसके चेयरमैन जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, मोती जवाहरलाल नेहरू। तो इस तरह आपने इसको प्रिपेयर करना है। अच्छा, कुछ कंप्यूटर स्टडीज़ के अंदर हम आ जाते हैं। लाइक आपके पास वो एक एग्जांपल देता है कि जी विच वन इज़ यूज फॉर अ कनेक्टेड कीबोर्ड एंड माउस, यहाँ माइस लिख दिया उसने, माउस, कि हम कनेक्टेड कीबोर्ड और माउस के लिए क्या यूज़ करते हैं? वाईफाई, ब्लूटूथ, NFC या फिर इंफ्रारेड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी ब्लूटूथ। वो उसने पूछा था कि देखें कीबोर्ड और माउस जो होता है उसको कनेक्ट कौन करता है? अब कनेक्ट का मतलब ये है कि या तो वो वायर के साथ कनेक्ट होगा या फिर क्या कहते हैं वो वायरलेस होगा। तो वायरलेस जो होते हैं आपके पास माउस और कीबोर्ड, वो ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट होते हैं। सो कनेक्ट्स, जो ब्लूटूथ है वो कनेक्ट करता है कीबोर्ड को, माउस को, हेडफोन वगैरह और स्पीकर्स वगैरह, ये सारी इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं। इसी तरह आपके पास एक और MCQ मैं ले लेता हूँ यहाँ से कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज़ नॉट यूटिलिटी। अब डिस्क क्लीनअप है, एंटीवायरस है, वेब ब्राउज़र है, नन ऑफ दीस। अच्छा जी, सबसे पहले तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो वेब ब्राउज़र है। अब मैं बताता हूँ कि इसको प्रिपेयर कैसे करना था आपने। आप सबसे पहले देखते हैं कि यार ये यूटिलिटी क्या होता है। यूटिलिटी प्रोग्राम जो है
ये आपके पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो डिज़ाइन किया जाता है कंप्यूटर को मेंटेन करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, मैनेज करने के लिए या फिर ऑप्टिमाइज़ करने के लिए ना। तो आपके पास अब पहला ऑप्शन अगर आप देखो डिस्क क्लीनर, तो वो अननेसेसरी फाइल्स को रिमूव करता है। एंटीवायरस जो है वो कंप्यूटर को वायरस वगैरह से प्रोटेक्ट करता है। अब वेब ब्राउज़र जो है वो यूटिलिटी नहीं है, वो बेसिकली आप इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए तो इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वो यूटिलिटी के अंदर नहीं आता। वो किसी तरीके से कंप्यूटर को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, इसको मेंटेन नहीं कर रहा, मैनेज नहीं कर रहा। बाकी वाले दो जो हैं वो मेंटेन और मैनेज कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको करेक्ट आंसर वेब ब्राउज़र मिल गया। ठीक है जी। नेक्स्ट इस्लामिक स्टडीज़ से कुछ पोर्शन देख लेते हैं। लाइक आपसे पूछता है कि जी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो हैं वो पास्ड अवे इन विच ईयर, यानी कि हज़रत आयशा जो थी उन्होंने कितने साल उम्र। तो हज़रत आयशा जो थी वो 58 AH यानी 58 हिजरी के अंदर जो है वो वफ़ात पाती हैं। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। लाइक क्या कि हज़रत आयशा कौन थी, तो वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी थी। ठीक है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ थी। आप 17 रमज़ान 58 हिजरी, पूरा आपको पता हो कि 17 रमज़ान 58 हिजरी को जो है आपने वफ़ात पाई। इसी तरह कहाँ पे वफ़ात पाई? मदीना के अंदर। ये भी पूछ सकता है कि कहाँ पे दफन है, तो जन्नतुल बकी यानी मदीना के अंदर ही आप दफन है। ठीक है जी। अच्छा, जन्नतुल बकी और जन्नतुल माला ये दो अलग अलग कब्रिस्तान हैं। जन्नतुल माला मक्का के अंदर है, जन्नतुल बकी जो है वो आपके पास मदीना के अंदर है। सवाल ये भी पूछा जा सकता है यहाँ से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पे दफन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मदीना के अंदर ही दफन है, लेकिन जन्नतुल बकी में नहीं, बल्कि कहाँ पे? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरा के अंदर। ठीक है, फिर बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर को भी जो है वो दफन किया गया। तो ये देखें, एक डिफरेंट एंगल के साथ, डिफरेंट अप्रोच के साथ आपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी है। जब आप इस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे तो आपको किसी भी तरीके से मुश्किल नहीं आएगी, आपका दिमाग खुलेगा, आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करना आ जाएगी, आपको वो ट्रिक समझ आ जाएगी कि एग्जामिनर की अप्रोच क्या है, और इस तरीके से आप अपना मेरिट जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। अपनी दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।